कि ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं दूसरों को बताऊं। मेरी जीवन तो एक मुरझाए हुए पेड़ की जैसी है जिसकी पत्तियां धीरे धीरे करके एक एक करके गिरती जा रही है। यानी कि मेरे पूरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। यहाँ कवि ऐसा अपने दोस्त को कह रहे हैं जो उन्हें फोर्स कर रहे हैं आत्मकथ्य लिखने के लिए। हमारे आगे के लाइन्स है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तीसरा वर्ड है गंभीर जिसका मतलब होता है गहरे। चौथा वर्ड है नीलिमा जिसका मतलब होता है नीला आसमान। पांचवा वर्ड है मलिन जिसका मतलब होता है मैला। छठा वर्ड है उपहास जिसका मतलब होता है मजाक। इन दो पंक्तियों में हमारे जो कवि है वो बोलते हैं कि इस अनंत नीले आसमान के नीचे बहुत सारे आत्मकथ्य लिखे गए हैं अलग अलग मनुष्यों के द्वारा। और ये जो आत्मकथ्य है यानी कि जो लोग अपने जीवन के इतिहास के बारे में बताते हैं वो केवल सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनवाते हैं। कवि यहाँ ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आत्मकथ्य है उसमें कोई भी इंसान अपने दुख दर्द खुशी और भी बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं। एंड आज की जो युग है वो दूसरों को दुखी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो जो बायोग्राफी यानी कि आत्मकथ्य है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने दुख के बारे में बताएगा तो उसके दुख के बारे में सुनकर जानकर जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जो कि आज के जो युग के लोग हैं वो दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं बहुत कोई। तो बहुत सारे लोग जो आत्मकथ्य पढ़ेंगे वो केवल सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाएंगे, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारे आगे की दो लाइन्स है, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। सातवां वर्ड है हमारा दुर्बलता जिसका मतलब होता है कमजोरी। आठवां वर्ड है गागर जिसका मतलब होता है घड़ा। नौवां वर्ड है रीति जिसका मतलब होता है खाली। मेरे दोस्त तब भी आप ये कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं का वर्णन आत्मकथ्य में करूं और दुख को दूसरों के सामने प्रकट करके मैं अपनी दुर्बलताएं लोगों को बताऊं। आप ये चाहते हो क्या तुम्हें मेरे जीवन की कहानी को सुनकर कोई सुख मिलेगा? अगर मैं तुम्हें अपने जीवन के दुखों के बारे में बताऊंगा तो तुम मेरे जीवन के घड़े को खाली पाओगे। मेरे जीवन में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, या कह सकते हो कि मेरे लिए ऐसा कोई भी इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। एक सामान्य मनुष्य के जैसा मेरा जीवन दुर्बलताओं से भरा हुआ है, या कह सकते हो कि दुख से भरा हुआ है। अब हमारे दूसरे पैराग्राफ के पहले दो लाइन्स है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि अपने दोस्त को कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दुखों के बारे में सुनकर मेरे जीवन के दुखों के बारे में सुनकर तो उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराने लगो। यहाँ कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि को जो भी आज तक दुख मिले होंगे उसमें से बहुत सारे जो दुख होंगे वो उनके करीबियों ने यानी कि उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने ही उनको वो दुख दिया होगा। और वो भी लेखक के बहुत ज्यादा करीबी मित्र है तो हो सकता है कि कभी जाने अनजाने में लेखक के मित्र ने ही उन्हें कोई चीज का दुख दिया होगा और उसके बारे में उसे पता चलेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए कवि ने ऐसा यहाँ पे लिखा है। आगे कवि ने बताया है कि जो लोग हैं वो मेरे दुख को सुनकर अपने घड़े को भरना चाहेंगे। अब जो लोग हैं वो घड़े को किस चीज से भरेंगे? ऑब्वियसली कोई भी इंसान दूसरों के दुख को देखकर अपने घड़े में यानी कि अपने दिल में बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति करते हैं बहुत लोग। तो उसी के बारे में जो कवि है वो यहाँ बता रहे हैं। अब आगे की लाइन है, यह बेटा बना अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखाऊं मैं। हमारा 10th वर्ड है लोग जिसका मतलब यहाँ है लोग। 11th वर्ड है विडंबना जिसका मतलब होता है कठिनाई। 12th वर्ड है परिवंचना जिसका मतलब होता है धोखा। कवि यहाँ कहते हैं कि मेरे लिए ये
बहुत ही ज्यादा कठिन होगा कि मैं एक आत्मकथा लिखूं, क्योंकि अगर मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा भोली भाली और सरल होगी, जिसे लोग देखकर बहुत ही ज्यादा हंसेंगे। मैंने अपने जीवन में जो भी धोखे खाए हैं, जो भी भूल की है, उन सारी चीजों के बारे में भी आत्मकथा में बतानी होगी, क्योंकि कोई भी आत्मकथा यही सब चीजों से बनती है। लेकिन मैं ये सारी चीजों को आत्मकथा में यानी कि पब्लिकली नहीं बताना चाहता हूँ सभी को, इसलिए आत्मकथा लिखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब हमारे आगे के लाइन्स है। 13th वर्ड है उज्जवल, जिसका मतलब होता है सुख भरे पल। 14वां वर्ड है हमारा मधुर चांदनी, जिसका मतलब होता है सुखद पल। कवि हमें इन पंक्तियों में कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख भरे पल भी आए थे, उन्हें मैं कैसे बता दूं? मैंने सुख भरी रातें भी बिताई है, उन्हें मैं कैसे बता दूं? उन सारी चीजों को याद करके, उन सुखी पलों को याद करके मेरे चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट भी आ जाया करती है। लेकिन मैं आत्मकथा में सुखद पलों के बारे में भी नहीं बताना चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। 15वां वर्ड है हम लोगों का आलिंगन, जिसका मतलब होता है बाहों में। 16th वर्ड है मुशाकिब, जिसका मतलब होता है मुस्कुराना। मुझे आज तक वैसा कभी सुख मिला ही नहीं जिसका मैं सपना देखा करता था। सुख वाले दिन आते भी है तो वो चुटकी बजाते ही पूरी गायब हो जाती है या फिर तुरंत बीत जाती है, जिसका मुझे पता ही नहीं चलता है कि सुख वाले दिन कब आए और कब चले गए। वो सुखी पल मेरी बाहों में आते आते अचानक से मुस्कुरा कर भाग जाती है। ऐसा कवि हमें इन लाइन्स में बता रहे हैं। अब हमारे आखिरी पैराग्राफ के पहले 2 लाइन्स हैं, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। 17th वर्ड है अरुण कपोलो, जिसका मतलब होता है लाल गाल। 18th वर्ड है मतवाली, जिसका मतलब होता है मस्ती भरी। 19वां वर्ड है अनुरागनी, जिसका मतलब होता है प्रेम भरी। 20वां वर्ड है उषा, जिसका मतलब होता है सुबह। 21वां वर्ड है निज, जिसका मतलब होता है अपनी। 22वां वर्ड है सुहाग, जिसका मतलब होता है सुगंध। 23वां वर्ड है मधुमाया, जिसका मतलब होता है मधुर। इन 2 लाइन्स में जो हमारी कवि है वो अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जिसकी लाल गालों में बदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी सुबह होती थी, वो बहुत ही ज्यादा सुगंधित और मधुर हुआ करती थी। अब हमारी नेक्स्ट लाइन्स है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पाथिव की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। 24th वर्ड है हमारा पंथा, जिसका मतलब होता है रास्ता। 25th वर्ड है सीवन, जिसका मतलब होता है सिली हुई। हमारा 26वां वर्ड है कथा, जिसका मतलब होता है मन रूपी रजाई। हमारा आखिरी वर्ड है व्यथा, जिसका मतलब होता है पीड़ा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये प्यार भरी यादें ही अब मेरा सहारा है। जिस तरह थका हुआ यात्री अपनी मंजिल के बारे में सोचकर अपनी जो पूरी राह है, यानी कि अपना जो पूरा रास्ता है उसे काट लेता है, वैसे ही मैं भी अपना जो जीवन है वो सुख भरे पलों को याद करके, जो मेरी जिंदगी में थोड़ी टाइम के लिए आई थी, उन्हें याद करके ही मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। हे मेरे दोस्त, तुम मेरे मन को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो कि उसमें कितना ज्यादा दुख भरा हुआ है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि यहाँ बोलते हैं कि मेरे छोटे से जीवन से मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कहानियाँ आत्मकथा के लिए कैसे बताऊं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं केवल चुप रहूं और दूसरे जो बोल रहे हैं बस केवल उसे ही सुनता रहूं। यहाँ लेखक ये बोलना चाहते हैं कि वो केवल दूसरों के लिए आत्मकथा को ही पढ़ना चाहते हैं एंड वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। अब हमारे आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौत व्यथा। हमारा आखिरी वर्ड है व्यथा, जिसका मतलब होता है पीड़ा। एक आखिरी के लाइन पे कवि हम लोगों को फाइनल स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर आखिर तुम
क्या करोगे? अभी आगे कथा बताने का समय भी नहीं है, क्योंकि अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और मेरी जो पीड़ा है वो सोई हुई है और थकी हुई है। सिंपल भाषा में तुम लोग बस ये समझ लो कि जो कवि है वो इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उन्हें आत्मकथा के बारे में कुछ ना बताना है, यानी कि अपने जीवन के बारे में ना कुछ बताना है ना लिखना है, यही हम लोगों को बताया जा रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी एंड क्या तुम लोगों को पता है कि आज की हमारी ये जो कविता है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एंड किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अरे अरे हम लोगों को इन लड़कियों के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोगों को बादल बरसा नई ज्यूली इनके बारे में बहुत ही अच्छे से कविता में पढ़ना है। आज की हमारी जो कहानी है वो बादलों के ऊपर है, जिसमें हम लोगों को बादलों की सुंदरता के बारे में एंड जो बादल है वो कितने विनाशकारी हो सकते हैं, उनमें कितनी शक्ति होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस कविता में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि जो कवि है वो बादलों के माध्यम से इस समाज में बदलाव और क्रांति लाना चाहते हैं। वह बादलों को गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि बादलों का गरजना उनके लिए उत्साह का प्रतीक है। तो हमारी ये जो कविता है इसे भी हम लोग लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे एंड यकीन करो कि इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना एंड चलो अब हम लोग इस कविता के लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। हमारे पहले दो लाइन्स हैं बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। हमारा पहला शब्दार्थ है घोर, जिसका मतलब होता है घना। सेकंड है गगन, जिसका मतलब होता है आकाश। थर्ड है धराधर, जिसका मतलब होता है बादल। इन दोनों लाइन्स का ये सिंपल सा मतलब है कि ये बादल इस आकाश को, इस बड़े से आकाश को घेर कर खूब बरसो और खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। फोर्थ वर्ड है ललित, जिसका मतलब होता है सुंदर। के से का मतलब है यहाँ पे के समान। सिक्स्थ वर्ड है पाले, जिसका मतलब होता है पालना। कवि यहाँ पे बादलों को संबोधित करते हुए बोलते हैं तुम्हारा रूप कभी कभी बहुत ज्यादा कोमल और सुंदर होता है घुंघराले बालों की तरह। तुम्हारे ये रूप उतना ही मनमोहक है जितने बच्चे के मन की कल्पना मनमोहक होती है। विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। सेवेंथ वर्ड है विद्युत, जिसका मतलब होता है बिजली। एट्थ वर्ड है छवि, जिसका मतलब होता है सुंदरता। नाइन्थ वर्ड है उड़, जिसका मतलब होता है हृदय। टेंथ वर्ड है नूतन, जिसका मतलब होता है नई। यहाँ हमें बताया गया है कि बादलों के हृदय में बिजली रहती है, यानी कि उनके हाथों में बिजली यानी कि वज्र की शक्ति है, जिससे वो पूरे संसार में पूरी प्रकृति में विध्वंस मचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बादल है वो बरस कर इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जीवन बनाए रखते हैं एंड जीवन का संचार करते हैं। ऑब्वियसली तुम लोगों को तो बादलों की शक्ति के बारे में पता है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सपोज बादल की जल्दी कितना विध्वंस होता है तुम लोगों को भी पता है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा विध्वंस मच जाता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। एंड एक चीज और बताई गई है कि समर में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तब बादल बरस कर नई जीवन संचार करते हैं। कवि आगे बोलते हैं कि हे नए जीवन देने वाले, तुम नई नई प्रेरणा सभी लोगों के हृदय में फिर से भर दो, तुम खूब बरसो और खूब गरजो। यहाँ बेसिकली जो कवि है वो बादल को ऐसा कह रहे हैं। हमारा सेकंड स्टैंजा या फिर कह सकते हो सेकंड पैराग्राफ है विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधान के सकल जन। 11th वर्ड है हमारा विकल, जिसका मतलब होता है बेचैन। 12th
वर्ड है उन्मन, जिसका मतलब होता है परेशान। 13th वर्ड है दिधाग, जिसका मतलब होता है तपती गर्मी, यानी कि बहुत ही ज्यादा कड़ा धूप। कवि निराला इन पंक्तियों में कहते हैं कि पूरी पृथ्वी के सारे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा व्याकुल है गर्मी की वजह से कि उनका जो मन है वो कोई भी काम में नहीं लग रहा है। हे बादल, तुम बरस कर पूरे संसार को, पूरी दुनिया को गर्मी से तृप्ति दिला सकते हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से पीठ, शीतल कर दो बादल गरजो। आखिरी के इन लाइन्स में जो कवि है वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए अनंत बादल, इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो। अंत में हमारे जो कवि है वो फिर से बादलों का आवाहन करते हैं और बोलते हैं, हे बादल, अच्छी तरीके से बरसो ताकि जो पृथ्वी है वो तृप्त हो जाए एंड जो मनुष्य है वो खुश हो जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो, दूध डालते जाओगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दूध है वो ओवरफ्लो होके नीचे गिरने लगेगा। तो वैसे ही इस कविता में फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा अधिक है, इतना ज्यादा है कि वो जो प्रकृति है उसमें अट नहीं पा रही है, या कह सकते हैं ये पूरा जो संसार है, पृथ्वी है, इसमें उसकी सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन बेसिकली फरवरी के मंथ को बोला जाता है एंड इस टाइम पे जो प्रकृति होती है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक बन जाती है, या कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। हमारे पहले 3 लाइन्स है, अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो अब चलो हम लोग इम्पोर्टेंट शब्दार्थ को जान लेते हैं ताकि तुम लोगों को शब्दों को जानने में कंफ्यूजन ना हो। पहला शब्द है अट, जिसका मतलब होता है समाना। दूसरा शब्द है आभा, जिसका मतलब होता है चमक। तीसरा वर्ड है फागुन, जो कि फरवरी के महीने को बोलते हैं। चौथा वर्ड है सट, जिसका मतलब होता है समाना। कवि इन स्टार्टिंग के लाइन में हम सभी को बोलते हैं कि जो फागुन महीने की चमक होती है और सुंदरता होती है वो प्रकृति के शरीर में अट नहीं पा रही है, या कह सकते हो कि समा नहीं पा रही है। मतलब प्रकृति इस सुंदरता को अपने अंदर समाने के लिए बहुत ज्यादा छोटी पड़ गई है। कवि कहते हैं कि जो प्रकृति है वो इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है, मनमोहक हो गया है कि वो मेरे आंखों में अट नहीं पा रही है। हमारे आगे के लाइन्स है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पांचवा वर्ड है नभ, जिसका मतलब होता है आकाश। इन लाइन्स में हम लोगों को बताया गया है कि जब फागुन के महीने में प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुंदर सी सुगंध, यानी कि कह सकते हो कि स्मेल से सारे घरों को भर देती है। ऐसे मौसम में बर्ड्स भी, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो भी अपने घर से निकलकर पंखों को फैलाकर उड़ने के लिए ललायित होते हैं। इसे तुम दूसरे वे में समझो तो जो फागुन का महीना होता है वो लोगों के अंदर नई जोश, नई उमंग भर देता है, जिससे जो लोग होते हैं वो कुछ नया काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठंड के दिनों में, तब तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिस्तर से तो उठने का भी मन नहीं करता। गर्मी में हम लोग गर्मी से परेशान होते हैं, बरसात के मौसम में पानी के चलते हम लोग कुछ काम करने का मन नहीं करता है। यानी कि सभी मौसम में कुछ ना कुछ रीजन के कारण हम सभी को अपने अपने कामों में मन नहीं लगता है। लेकिन जब फागुन का महीना आता है तो जो फागुन का महीना होता है उसमें जो मौसम होता है वो इतना अच्छा होता है कि सभी लोगों को काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड फागुन का महीना सभी के अंदर नई उमंग भर देती है। आँख हटाता हूँ तो अट नहीं रही है, पत्तों की लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि यहाँ बोलते हैं कि जब भी मैं प्रकृति की इस सुंदरता को देखता हूँ तो मेरी जो आंखें हैं उससे हटती ही नहीं है। जब जब फागुन का महीना आता है तो जो पेड़ होते हैं उसमें नए नए अलग अलग कलर के पत्ते उगते हैं, या कह सकते हो कि अलग अलग कलर
के फूल उगते हैं पेड़ों पे, जैसे लाल, हरा, ब्लू, अलग अलग अनेक कलर के रंग के फूल उगते हैं। एंड जो पूरा पेड़ होता है वो सुंदर फूलों और पत्तों से भर जाती है। हमारे आखिरी के 4 लाइन्स है, कहीं पड़ी है उर्मी, मंदगंध पुष्पमाल, पाठ पाठ सुभाषनी पट नहीं रही है। छठा वर्ड है उड़, जिसका मतलब होता है हृदय। 7वां वर्ड है मदगंध, जिसका मतलब होता है धीमी। 8वां वर्ड है पट, जिसका मतलब होता है हर जगह। 9वां वर्ड है शोभाश्री, जिसका मतलब होता है सुंदर। आखिरी के इन लाइन्स में हम लोगों को बताया गया है कि फागुन के महीने में प्रकृति को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूलों की माला प्रकृति को पहना दी हो, या कह सकते हो कि प्रकृति के हृदय में किसी ने खुशबू वाले माला को पहना दिया हो। फागुन के महीने में इतनी ज्यादा सुंदरता सभी जगह फैल गई है कि वो इस प्रकृति में अट नहीं पा रही है, या कह सकते हो कि समा नहीं पा रही है। तो इसी के साथ आज की हमारी दांत निकल आए हैं। एंड बच्चा बहुत ही प्यारी मुस्कान दे रहा था अपने 2 छोटे छोटे दांतों को बाहर निकाल कर। तो उसी प्यारी सी मुस्कान पे, वही प्यारी स्माइल के ऊपर हमारे जो कवि है उन्होंने पूरा कविता लिख डाला। तो चलो हम कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एंड लिटरली अगर वीडियो को पूरा देख लेते हो तो वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। चैनल पे नहीं होते या सब्सक्राइब कर लेना। चलो कविता को शुरू करते हैं। तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, भूली दूसर तुम्हारी ये गान, छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रही है जल जात, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे ही झंडे लग पड़े दीपालिका के फूल, बांस था कि बबूल। हमारा पहला वर्ड है दंतुरे, जिसका मतलब होता है बच्चों के नए नए दांत। सेकेंड वर्ड है मृतक, जिसका मतलब होता है मरा हुआ। थर्ड वर्ड है दूध दूसर, जिसका मतलब होता है दूध से भरा हुआ या सना हुआ शरीर। हमारा फोर्थ वर्ड है जलजात, जिसका मतलब होता है पानी में उगने वाला फूल, फॉर एग्जाम्पल कमल। नेक्स्ट वर्ड है पारस, जिसका मतलब होता है स्पर्श करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाषाण, जिसका मतलब होता है पत्थर। सेवेंथ वर्ड है सिपालिका, जो कि एक बहुत ही सुंदर फूल है। एट्थ वर्ड है हमारा बबूल, जो कि एक कांटे वाला पौधा है। कवि इस कविता को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि अगर कोई भी मरा हुआ इंसान तुम्हारे इस प्यारे तंदुरुस्त मुस्कान को देख लेगा तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा, यानी कि मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कवि है वो दूसरी चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनका कहने का ये मतलब है कि जो बच्चा है जब वो अपनी 2 छोटी छोटी प्यारी दांतों को निकाल कर हंसता है तो वो एक निराश दुखी इंसान को भी खुश कर देगा अपने स्माइल से। यहाँ पे जो कवि है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है एंड वो एक बच्चे की दंतुरित स्माइल यानी कि 2 दांतों से जब वो हंसता है उसकी स्माइल को देख लेगा तो उसकी जो निराशा है वो भूल जाएगा एंड वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। बच्चे के दूर से सने शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो तालाब के जल को यानी कि तालाब के पानी को छोड़ के जो कमल का फूल है वो एक झोपड़ी में खिल गया हो। मुस्कुराते हुए बच्ची को स्पर्श करने से एक व्यक्ति जिसका हार्ट यानी कि दिल बहुत ज्यादा कठोर है, स्पर्श करते ही उसका जो दिल है वो शीतलता से भर जाएगा, यानी कि जैसा जल होता है शीतल वैसे ही उसका जो हृदय होगा वो बहुत ही ज्यादा शीतल बन जाएगा। बबूल जो कि कांटे वाला पौधा है, कभी बोलते हैं कि अगर तुम उसे भी छू दोगे ना तो वहाँ पे भी फूल उग जाएंगे। बच्चे की मुस्कान ऐसी लगती है जैसे कि सिपाही का जो फूल है वो ऊपर आसमान से गिर रहा हो। यहाँ पे बेसिकली कवि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो तंतुरित मुस्कान होती है कोई बच्चे की वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है सिपाही के फूल
की तरह तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंख में फेर क्या हुआ? यदि हो सके परिचित ना पहली बार। हमारा 9th वर्ड है अनिमेष, जिसका मतलब होता है बिना बल के झपकाए हुए किसी को लगातार देखना। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? तुम मुझे लगातार बिना अपने आंखों को झपकाए ऐसे ही देखते रहोगे? मैं ही अपने आंखों को फेर लेता हूँ या फिर यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इन लाइन्स में मैंने यही बताया है। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नए इंसान को, नए व्यक्ति को देखता है तो लगातार बिना आंख झपके हुए यानी कि लगातार उसे देखते ही जाता है। इसलिए कवि ने यानी कि मैंने इस कविता में ये लिखा है कि लास्ट में मैं ही चला जाता हूँ ताकि तुम्हें कष्ट ना हो, क्योंकि जो बच्चा था वो मुझे लगातार देखे जा रहा था यानी कि बोले जा रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है यार, मैं ही इसका असली पिता हूँ ना। पता नहीं कि मुझे पहचान क्यों ले रहा है। कमेंट में बताना ऐसा क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं कविता में। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह संतुलित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि इन लाइन्स में बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ही हम दोनों को मिलाने का एक माध्यम बनी है। अगर तुम्हारी माँ हम दोनों को नहीं मिलाती तो मैं तुम्हारा जो संतुलित मुस्कान है वो कभी भी ना देख पाता, ना कभी जान पाता। इसलिए बच्चे और बच्चे की माँ दोनों को मैं धन्य हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि तुम दोनों की वजह से मुझे ये सुकून वाला चीज देखने को मिला है, यानी कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे देखने को मिली है। ऐसा कवि बोलते हैं। चीन प्रवासी मैं इत्र, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय, क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां बाकी कराती रही है पदों पर। हमारे आगे के वर्ड है चीन प्रवासी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या फिर इंसान जो बहुत टाइम से घर से बाहर है। हमारा 11th वर्ड है मधुपर, जिसका मतलब होता है पंचामृत। तो तुम्हें पता ही है कि बहुत सारी पूजा में बनाया जाता है दूध, दही, घी और जल, ये सब 5 को अमृत होता है, 5 को तत्व होता है, उसे मिला के पंचामृत बनाया जाता है। कभी आप बोलते हैं कि ज्यादातर समय मैं बाहर रहता हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा लग रहा हूँ, अपना नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझ अतिथि यानी कि मेरे जैसे मेहमान से आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता होगा। क्या कर दिया यार? अरे कुछ नहीं, अपना आप जाओ। मतलब दूध, दही, शहद, घी, पानी, ये सब खिला पिला के तुम्हारी माँ ही ने तुम्हें बड़ा किया है और पालन पोषण किया। देखते तुम इधर कंठी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी संतुलित मुस्कान मुझे लगती बहुत ही ज्यादा छविमान। हमारे आगे की डिफिकल्ट वर्ड है कंठी, जिसका मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है छविमान, जिसका मतलब होता है सुंदर। लेखक आगे बोलते हैं कि जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो और हम दोनों की नजरें एक साथ मिलती हैं, तब मुझे तुम्हारी जो दंतुलित मुस्कान है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी के साथ आज का हमारा वर्ड होते हैं उसके ग्रुप में, यानी कि सीधी सादी मतलब में समझ जाओ कि जो फसल है वो कैसी बड़ी होती है, कौन कौन चीजें की हेल्प से, सहयोग से जो फसल है उसकी ग्रोथ होती है, उसके बारे में ही हमारा आज का कविता है। तो चलो हम इस कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एंड लिटरली इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं सारे लाइन्स को बहुत ही अच्छे से कवर अप करूंगा। तो ध्यान से देखना वीडियो को। एंड चलो हम पोयम को शुरू करते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि हमें यहाँ बोलते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू, यानी सहयोग से फसल उगती है।
देखो यार, कोई भी फसल की ग्रोथ तभी अच्छी होगी जब उसे सफिशिएंट मैनर में यानी कि अच्छी मात्रा में पानी दी जाएगी, और ये पानी किसान नदियों की हेल्प से फसल को देते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। यहाँ हमें बताया गया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों हाथों की स्पर्श की गरिमा है फसल। मतलब किसानों की गर्व की देन है फसल। ऑब्वियसली कोई भी किसान का गर्व क्या हो सकता है? एक फसल होता है जो कि किसान पूरे साल भर मेहनत करती है उस पर्टिकुलर फसल पे, तो वो उसका गर्व ही कहलाएगा ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यार, लाखों करोड़ों जो किसान है वो दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ही प्यार से एंड बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं, तब फसल की ग्रोथ होती है, तब फसल बड़ी होती है। अगर उनमें कीड़े लग जाते हैं तो जो किसान है वो फर्टिलाइजर्स डाल के जो फसल है उसका ध्यान रखते हैं। इसलिए इन लाइन में ये कहा गया है कि जो फसल है वो लाखों करोड़ों किसानों की स्पर्श की देन है। एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि हजार हजार खेतों के मिट्टी की गुण धर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की अलग अलग मिट्टी की हेल्प से स्वभाव से अलग अलग फसलों को उगाई जाती है। यहाँ हमें बेसिकली समझाया जा रहा है कि ऑब्वियसली अलग अलग मिट्टी पे अलग अलग फसलों को उगाई जाती है। सारी मिट्टी पे कोई भी पर्टिकुलर एक फसल पॉसिबल नहीं है ग्रो करना। कोई मिट्टी पे फसल ग्रो होती है यानी कि बड़ी होती है एंड बहुत ही सुंदर फसल होती है, लेकिन कोई मिट्टी में एक भी फसल नहीं उग पाती है। तो वही चीज क्या बताया जा रहा है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों की स्पर्श की महिमा है, पूरी काली संगली मिट्टी का गुरु धर्म है। आगे की कविता में कुछ लाइन्स रिपीटेड है, चलो उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। जो कवि है वो बोलते हैं कि आखिर ये फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वो अनेक नदियों के पानी का जादू है, बहुत सारे किसानों के हाथों का स्पर्श है, यानी कि बहुत सारे किसानों की मेहनत की कमाई है फसल। पूरी संगली काली मिट्टी का गुण धर्म है फसल, यानी कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसल ग्रो होती है यानी कि बड़ी होती है। तो अब हमारे आखिरी के दो लाइन बचे हैं, चलो उन्हें भी पढ़ लेते हैं हम लोग। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब आखिरी की इन लाइन में कुछ अलग बातें बताई गई है, चलो उन्हें भी समझ लेते हैं। इन लाइन में जो कवि है वो बोलते हैं कि जो सूरज की किरणें होती है वो बदल कर फसल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सूरज की किरणें फसल में बदल जाती है। एंड सीधा साधा मतलब में समझो, जो सूरज की किरणें होती है उसी के चलते जो फसल है वो बड़ी होती है। इतना तो तुम लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फसल है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण जो फसल है उसके अंदर खाना बनता है एंड फिर फसल बड़ी होती है। तो सीधे साधे मतलब में यही बताया जा रहा है हम लोगों को कविता में। आगे हमें बताया गया है कि जो हवा है विंड है वो नाचते हुए फसल में एंटर करती है, जिसके कारण जो फसल है वो बड़ी होती है एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाती है। तो ये इसी के साथ आप कह सकते हो कि मुख्य गायक का साथ देने वाले या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला संगीत कलाकार जो मेन गायक का साथ देते हैं स्टेज पे, उन्हें हम बेसिकली संगीतकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कभी भी म्यूजिक का लाइव कॉन्सर्ट या टीवी पे या मोबाइल पे कहीं भी देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह गाना गा रहे स्टेज पे, तो हम ये देखते होंगे कि उनके पीछे कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं गाना गाने में, ठीक है, उन्हें हम लोग संगीतकार कह सकते हैं। तो तुम लोग इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियरली समझ गए होंगे कि संगीतकार किसे कहते हैं। तो तुम लोग एक चीज जरूर नोटिस करते होंगे कि कभी भी तुम लोग कोई कॉन्सर्ट देख रहे हो तो तुम लोगों का सारा ध्यान किस पे रहेगा? अरिजीत सिंह पे रहेगा अगर वो गाना गा रहे हैं तो, यानी कि मुख्य गायक पे होगा। लेकिन जो पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं संगीतकार, उन्हें कोई भी नहीं देखता है, उन्हें कोई भी याद नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन
पता ही नहीं होता है। तो इस कविता में हम बेसिकली जो संगीतकार होते हैं जो सपोर्ट करते हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट को, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक गायक को सपोर्ट करते हैं। तो चलो हम इसके डिटेल लाइफ एंड एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक को छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि मुख्य गायक यानी कि मेन सिंगर जब भी कोई गाना गाते हैं तो उसकी चट्टान जैसी कठोर और भारी मतलब कि जो ऊंची स्वर होती है जिसके पीछे एक कमजोर कांपती हुई आवाज होती है जो कि संगीतकार की होती है। ऐसा लगता है जैसे वो मेन सिंगर के भाई हो या फिर शिष्य हो। जब वो मेन सिंगर को सहायक सिंगर मतलब कि संगीतकार की जरूरत पड़ती है तो वो अपना जो जॉब होता है वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है। जब अंतरी के जटिल तत्वों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकारी स्थिति को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कभी हम लोग यहाँ बोलते हैं कि जब मुख्य गायक यानी कि मेन सिंगर स्टार्टिंग के इजी लाइंस को आराम से गा लेता है एंड उसके बाद वो एक पर्टिकुलर सुर मेंटेन किए होता है एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गाने के टॉप वर्ड्स आते हैं तो जो गायक होता है वो अपनी सुर को लूज करने लगता है या कह सकते हो कि ऊंचा करने लगता है जिसके कारण जो गाना है वो खराब सुनाई देता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो संगीतकार है वो जो गाने का जो उसे मेंटेन करके रखता है जिसके कारण सुनाई देता है। जब उसका एक जो सुर होता है एक ताल होता है वो मेंटेन में चलता रहता है। अगर कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे सुर ऊपर होता है नीचे होता है तो गाना खराब सुनाई देता है। तो यही काम संगीतकार करते हैं कि जो टफ पॉइंट्स होते हैं गाना का वहाँ पे अगर जो सिंगर होता है वो इधर उधर भटक जाता है बस उसे ऊपर करने लगता है तो जो संगीतकार करते हैं वो उस सुर को मेंटेन रखते हैं। संगीतकार मेन सिंगर ऐसा गाना गाते हैं जैसे यात्री के पीछे छोड़े गए सामान को समेट रहे हैं। यहाँ संगीतकार की भूमिका ये होती है कि अगर जो मेन सिंगर है वो गलतियाँ कर रहा है तो उस गलतियों को संभालना। जैसे बचपन में जो मेन सिंगर होता था वो स्टार्टिंग में जो संगीत सीख रहा होता था तब वो गलतियाँ करता था एंड उसके गुरु से संभालते थे, हेल्प करते थे एंड बताते थे कि तुम गलत हो। वैसे ही जो संगीतकार होते हैं वो गायकों की हेल्प करते हैं गुरु के जैसा। ठीक है, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे हम लोगों को यही बताया जा रहा है संगीतकार की भूमिका मुख्य रूप से जो मेन सिंगर होते हैं उनकी गलतियों को छिपाने की होती है। हमारे आगे के लाइन से तासफ्तर में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधा था कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब इन लाइन में हम लोगों को बताया जा रहा है कि उनके स्वर में कंटिन्यूअस जो मुख्य गायक होते हैं वो गाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका जो गला है वो बैठने लगता है तब उनकी प्रेरणा उनका साथ छोड़ने लगती है। यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेन सिंगर होते हैं वो हार मानने लगते हैं। गाने का उत्साह धीरे धीरे थकावट के कारण कम होने लगता है, आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। तभी जो मेन सिंगर होते हैं उन्हें सहायक गायक यानी कि संगीतकार की पीछे से आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वो अपना स्वर संभाल लेते हैं और उसे तसल्ली देते हैं कि तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी हेल्प के लिए हम लोग खड़े हैं। कभी कभी जो संगीतकार होते हैं वो रैंडमली जो मेन सिंगर होता है उनके पीछे से गाना गाते हैं ताकि जो मेन सिंगर है वो अकेलापन ना महसूस करे। नर्वस फील करने लगते होंगे तो संगीतकार है पीछे से मोटिवेट
फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका था, और इसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सफाई होती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे निकलता नहीं, उसके मनुष्य का समझा जाना चाहिए। यहाँ कभी लोग बोलते हैं कि मेन सिंगर का साथ निभाते हुए जो संगीतकार है वो गाने को रिपीट करते रहते हैं, जिससे मुख्य गायक को अपने स्वरों को संभाल लेने का एक अवसर मिल जाता है, और इससे उनकी इज्जत यानी जो मेन सिंगर है उनकी इज्जत भी कम हो जाती है। इससे जो मेन सिंगर है उनकी जो सुर है उसमें शक्ति आ जाती है अचानक से। मेन सिंगर की जो विफलता होती है यानी कि जो मेन सिंगर है उसकी उस टाइम पे बेइज्जती हो सकती है, ठीक है, तो उस टाइम उसकी जो विफलता होती है वो सफलता में कन्वर्ट हो जाती है। संगीतकार जो मेन सिंगर की जो आवाज है, सुर है, उसे ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न करते हैं उनकी इंसानियत ही कहा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही